नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विपिन शर्मा और एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं होलिस्टिक एस्ट्रोलॉजी चैनल में। आज मैं आपके पास एक बहुत ही रोचक विषय लेकर के आया हूं और वो ऐसा विषय है जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और ऐसा विषय है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम सब के काम आने वाला है। चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बड़े हों, चाहे वो बुज़ुर्ग हों, हम सब के काम आने वाला है। वो दिन हमारी जो रोज़ की दिनचर्या है उससे संबंधित वो वीडियो जो है वो मैं आपके समक्ष लेकर के आया हूँ। लेकिन इस वीडियो पर जाने से पहले यदि आप मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो कृपया इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी अवश्य दबाइए ताकि आने वाले समय पर आपको मेरे वीडियोस की जानकारी नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। आज का वीडियो हमारे खान पान को लेकर के, हमारे स्वास्थ्य को लेकर के वीडियो है ये, और इसे अंत तक ज़रूर देखिएगा। आपको बहुत मज़ा आने वाला है, मुझे ऐसे लगता है, क्योंकि ये हर वर्ग के लोगों के साथ जुड़ा हुआ है और बच्चों के साथ विशेष करके, और बच्चों के साथ और हमारी जो माताएं बहनें हैं उनके साथ विशेष रूप से ये वीडियो जुड़ा हुआ है। और इसमें एक और ख़ास बात ये है कि आप इसमें देखेंगे किस प्रकार खराब खान पान का हमारा ज्योतिष, आयुर्वेद और योग के साथ संबंध है। आपने शायद बहुत कम देखा होगा, लेकिन वास्तव में ऐसा ही है कि ये सब का संबंध हमारा आयुर्वेद, ज्योतिष और योग के साथ है। तो इन्हीं के माध्यम से जो इनमें लिखा हुआ है हमारे ग्रंथों में, वेदों में, पुराणों में, आयुर्वेद में, उन्हीं से कुछ ऐसी जानकारियाँ मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ और उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर पसंद आएंगी। और अगर पसंद आएगी तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर ना भी आए तो भी ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स कैसे भी हों मुझे हमेशा प्रेरणा देते हैं आगे बढ़ने के लिए, और मैं और ऐसी चीज़ें आपके सामने लेकर के आऊँगा। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, ग्रीष्म ऋतु चल रहा है जिसको हम समर टाइम बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, सूर्य का जो है वो राशि परिवर्तन हो चुका है। हर माह सूर्य का संक्रांति आती है, राशि परिवर्तन होता है। सूर्य अभी जो है ज्येष्ठ माह चल रहा है और ज्येष्ठ माह के बाद आषाढ़ आएगा। तो अब ज्येष्ठ और आषाढ़ ये दो माह ऐसे हैं जिसमें सूर्य की गर्मी जो है वो अधिक होती है। चैत्र से शुरू होती है, फिर उसके बाद वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ आता है जैसे, तो उसमें इसकी गर्मी बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे ये गर्मी सूर्य की बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसका प्रभाव जो है हमारे ऊपर, पेड़ पौधे, फूल, सब इनके ऊपर पड़ता है, वनस्पतियों के ऊपर पड़ता है, फसलों के ऊपर पड़ता है। जो फसलें ज्येष्ठ, आषाढ़ में होती हैं वो शरद में नहीं हो सकती, जो शरद में है वो ज्येष्ठ, आषाढ़ में नहीं हो सकती। इतना आप देखिए कितनी अहम भूमिका है ग्रहों की। मात्र सूर्य की किरणों से जो है वो फसलों को, जैसे हमें जीवन मिलता है वैसे फसलों को भी उन्हीं की किरणों से जीवन प्रदान होता है। लेकिन आयुर्वेद ये कहता है कि हर प्रकार से मौसम में जैसे ऋतुएं परिवर्तित होती हैं, सूर्य की ही किरणों के अनुसार ऋतुएं परिवर्तित होती हैं। सूर्य की गति से ही ऋतुओं में परिवर्तन आता है। अभी जैसे ग्रीष्म ऋतु चल रही है तो ये आषाढ़ मास तक रहेगी और उसके बाद फिर ऋतु परिवर्तन हो जाएगा, फिर श्रावण मास आएगा। तो ऐसे ऋतु परिवर्तन के साथ हमारा खान पान, हमारा रहन सहन भी बदलता है। लेकिन जब इसको बदलने की कोशिश करते हैं हम, और उस समय हमसे वहीं पर कुछ ना कुछ ऐसी त्रुटियां होती हैं, गलतियां होती हैं। मौसम के हम जो सीजनेबल चीज़ें नहीं खाते हैं, बिना सीज़न के दूसरे सीज़न की चीज़ें खा लेते हैं, या कुछ ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जो उस सीज़न को सूट नहीं करती, उससे हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है। ये बच्चों के लिए स्पेशल इसलिए है क्योंकि लॉकडाउन है। पहले बच्चे होते थे, ठीक है, मम्मी पापा को लेके चले गए, चौपाटी पे खा लिया, कहीं रेडी पे कुछ ना कुछ खा लिया, स्ट्रीट फूड का एंजॉय लेते थे। अब लॉकडाउन है तो स्ट्रीट फूड तो नहीं खा सकते। अब हमारी माताओं ने क्या किया, वो स्ट्रीट फूड घर पे बनाना शुरू कर दिया। उन्हें ये लगता है कि ये ज़्यादा पौष्टिक है, ये ज़्यादा अच्छा है। लेकिन विशेष करके इस मौसम में, ग्रीष्म ऋतु में और इन मासों में यदि आप ऐसा भोजन बच्चों के लिए बनाते हैं तो उनके अंदर कुछ लक्षण मैं बता रहा हूँ वो आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे। सबसे पहले आलस्य उनके अंदर आएगा। आलस्य के साथ साथ आंखों में किसी न किसी प्रकार की जलन होगी,
पेट उनका साफ नहीं होगा। पहले अगर सुबह वो जा रहे थे वॉशरूम, तो वो अब हो सकता है दिन में 2 बार जाएं, या हो सकता है शाम को जाएं, या हो सकता है जाएं ही ना। मेन और उनके मुख्य बात जो बच्चों में देखने वाली आएगी, वो उनके स्वभाव के अंदर चिड़चिड़ापन और मानसिक विकार। देर देर रात तक जागने से मानसिक विकार, मानसिक परेशानियां होती हैं। और बच्चे आजकल हम देखते हैं टीवी में इतने मशरूफ हो गए हैं कि वो वॉशरूम नहीं जाते, उसको रोक करके रखते हैं, कार्टून देखना है। तो जब जब ये ऐसी चीज़ें करेंगे, स्किन में एलर्जी, जैसे कई बार हम नेल से उंगली पर करते हैं तो यहाँ पे वाइट निशान हो जाता है, ये सब यही लक्षण है। और ये ऐसा है क्यों, इसका मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इस समय जो है हमारे शरीर के अंदर वायु का संग्रह होता है, वायु जो है वो संग्रहित होती है, इकट्ठी होती है। लेकिन सूर्य से जो पड़ने वाली जो किरणें हैं उनमें भी गर्मी होती है। और जब हम धूप में अधिक या कुछ ऐसा गर्म खाना खाते हैं जिसको पचने में दिक्कत हो, तो वो उसका जो स्तर है वो बढ़ा देती है। और वायु हम जानते हैं हमारे 5 तत्वों में से एक प्रमुख तत्व है। तो इससे वो गड़बड़ हो जाता है, और जब वो गड़बड़ होता है तो यही परेशानियां आती हैं जैसे मैंने बताया। अगर बड़ों की बात करें तो जो भी बड़े जो हैं, मेरे भाई हैं या मुझसे छोटे हैं, उनका भी खराब दिनचर्या कैसे, देर देर रात तक जागना, और उसके साथ साथ शराब या नॉनवेज इसका सेवन करना। तीसरा, फिर पेट साफ नहीं होना। चौथा, शरीर की शक्ति से ज़्यादा काम करने का प्रयास करना। पांचवा, ज़्यादा बोलना। आजकल क्योंकि घर से काम चल रहा है तो हम फ़ोन पे बातें करते हैं, कॉल्स वगैरह चलती हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल चलती हैं, तो ये ज़्यादा बोलना, ये सब लक्षण है उस रोग को बढ़ाने के। और जब वो बढ़ जाता है तो ये समस्याएं आती हैं। इसके साथ साथ सीजनेबल तो है ही है, जो चलता है गर्मियों में, जैसे टाइफाइड हो गया और आपका डायरिया हो गया, ये चीज़ें तो चलती ही चलती हैं। लेकिन अगर ये उनका एडवांस स्टेज है और ये उनकी पहले की स्टेज है, यदि हम पहले वाली स्टेज को नहीं रोकेंगे तो एडवांस ये जो स्टेज मैंने बताई आपको, यहाँ तक पहुँचने में हमें ज़्यादा देर नहीं लगेगी। और वायु तत्व के बिगड़ने से ही हमारे को ये सारी समस्याएं होती हैं। और जब वायु रोग बिगड़ता है तो हमें उसका पूर्वाभास नहीं होता है। जब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है तब हमें जाकर के पता लगता है। अब बात करता हूँ अपनी बहनों की, माताओं की। जिन माताओं बहनों के हेयर फॉल होता है, और जिन मेरी माताओं बहनों को इस समय में वर्तमान में मेनोपाज, पीसीओडी की समस्या है, उन्हें ये जो महीने हैं आषाढ़ ज्येष्ठ मास यानी कि ग्रीष्म ऋतु, इसमें अपने खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादा गरिष्ठ भोजन यानी कि हैवी मील्स, चाहे वो जंक फूड हो या नॉनवेज हो, ये नहीं खाने हैं उनको। यदि वो खाएंगी तो वो अपने अंदर महसूस करेंगी कि उनके जो मूड्स हैं वो बार बार स्विंग्स हो रहे हैं, बार बार बदल रहे हैं, चिड़चिड़ापन आता है, पैरों की एड़ियों का फट जाना, ये एक प्रमुख लक्षण है। फिर इसके साथ साथ कई बार ऐसा उनको महसूस होगा कि उनके हाथ और पाँव वो सुन्न हो गए हैं, और यदि ऐसे लगता है तो ये इनको आर्थराइटिस की तरफ भी लेकर के जा सकता है। तो आप देखिए कितनी गंभीर समस्याएं हो सकती हैं। तो इतनी समस्याएं सिर्फ हमारे खराब जीवन शैली और खराब खान पान से ही हैं, और तीसरी कोई बात नहीं है। तो अब हमें करना क्या है, हम इसको दुरुस्त कैसे कर सकते हैं, ये बताने से पहले मैं आपसे एक अनुरोध और करूँगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ब्लॉग का लिंक दिया हुआ है। आप इसकी विस्तृत जानकारी जो है वो आप ब्लॉग पर जाकर के पढ़ सकते हैं। यदि इसके अतिरिक्त आपको कोई और भी व्यक्तिगत रूप से समस्याएं हैं, महिलाओं को है, बच्चों को लेकर के हैं, या भाइयों को ऐसी प्रॉब्लमें हैं, तो वो मुझे व्यक्तिगत रूप से मेरे नंबर वहाँ पर उपलब्ध हैं, वहाँ पर मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मुझे कॉल कर सकते हैं। तो आइए अब बात करते हैं उपाय की। तो हम क्या उपाय कर सकते हैं? सबसे पहला उपाय यही है, अपनी जीवन शैली को बदलना पड़ेगा।
सुबह जल्दी उठने का प्रयास कीजिए, जल्दी उठने का प्रयास कीजिए और कम से कम 15 से 20 मिनट जो है वो, या आधा घंटा जो है वो उस समय, सुबह उठने का मतलब सुबह 7 बजे नहीं, सुबह 7 बजे तो इतनी गर्मी होती है और फिर दोबारा गर्मी, वो फिर वही कारण बनेगी आपको, क्योंकि आप नंगे सर अगर सैर कर रहे हैं और उस समय 7, साढ़े सात बजे सैर कर रहे हैं, तो फिर आपको वही जिसको बोलते हैं लू लगने की संभावनाएं बढ़ेंगी। आपको उठना है सुबह 4:30, 5:30 से 6 के बीच में आपको सैर ज़रूर करनी है, जिस समय ठंडी हवा चलती है, और उस समय जो वहाँ से आपको एनर्जी मिलेगी, जो ऑक्सीजन मिलेगी, वो आपके शरीर को तंदुरुस्त करेगी, इम्यूनिटी लेवल को स्ट्रॉन्ग करेगी। दूसरा, सिर्फ इसी मास में मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, गुड़ का सेवन ज़रूर कीजिए, गुड़ को चूसना शुरू कीजिए। इसके साथ आप त्रिफला ले सकते हैं। ऐसी चीज़ें जिनकी तासीर ठंडी हो, ठंडी चीज़ें नहीं, जिनकी तासीर ठंडी हो। छाछ ले सकते हैं हम, और छाछ लेंगे तो उसके लिए अच्छा है। हल्की चीज़ें जिनको आप इजीली जो है वो पचा सकें, आसानी से पचा सकें, ऐसी चीज़ों को लेना है। फल ले सकते हैं जिनमें रस ज़्यादा हो, ऐसे फलों को लेना है। और अगर तेल का प्रयोग करना है तो सरसों के तेल का प्रयोग कीजिए, या जैतून के तेल जिसको ओलिव ऑयल बोलते हैं उसका प्रयोग कीजिए। रिफाइंड का प्रयोग मत कीजिए। ये निर्भर करता है अलग अलग कुंडलियों के अनुसार ऊपर, कि कई बार क्या होता है कि हमारे अंदर वात की कमी होती है तो उसका उपचार अलग है, कई बार वात की अधिकता होती है उसका उपचार अलग है। वात की कमी में जो चीज़ें बताई जाती हैं आपको नहीं खानी है, और वो जब वात जो अधिक होती है उसमें बोला जाता है इसका सेवन करो, और जो वात अधिक में मना किया जाता है वो वात कमी में खाया जाता है। तो ऐसी बहुत सारी जो हैं टेक्निकलिटीज़ भी हैं। तो ये सब शुरू करने से पहले आप किसी चिकित्सक की या किसी ज्योतिषी का परामर्श जरूर लें। ये सब चीज़ों का आपको जो हल है वो आपकी जन्म कुंडली से ही मिल जाएगा, आपकी कुंडली में ही मिल जाएगा। आपको कौन सी चीज़ें खानी चाहिए और कब आपको ये समस्या हो सकती है, कब आपको दूसरी समस्या हो सकती है, किस समय आपको क्या करना चाहिए, ये सब बातें आपको उसी में मिल सकती हैं। तो चलिए, जाते जाते एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और माँ भगवती से और प्रभु भोलेनाथ से कामना करता हूँ कि आप जीवन में हमेशा उन्नति करें और प्रगति करें। आप यूं ही मुस्कुराते रहें, अपना प्यार मुझे यूं ही देते रहें। और जाते जाते एक बार फिर अनुरोध करूँगा कि मेरे इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा, ताकि आने वाले समय पर आपको मेरे वीडियोस की जानकारी मिल सके। कुछ और सुझाव आप देना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ भगवती और प्रभु भोलेनाथ आपको हमेशा प्रसन्न रखें और निरोगी रखें। जय माता दी।